हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं 27 जून 2023 की हिंदू एनालिसिस की। एडिटोरियल की वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो है मैपिंग का क्वेश्चन। मैपिंग में आपको आज बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानने की जरूरत है। बायोस्फीयर रिजर्व, अब सबसे पहले ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को ने इसको इंटरनेशनली डेजिग्नेट किया है। किस लिए? जो इसके इकोसिस्टम है, ठीक है, जैसे कोस्टल हो गया या टेरेस्ट्रियल हो गया, अगर ये बड़े एरिया में फैले हुए हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं इसके जो नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप को प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो इसके बेस पे इसको क्या रखा गया है, एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है। बड़े एरिया में होना चाहिए, लेकिन ये चाहे वो टेरिस्ट्रियल हो चाहे वो इकोसिस्टम है, या दोनों के कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जितने भी है उसको बैलेंस करने का काम जो है इसका बायोस्फीयर रिजर्व का है। ठीक है, अगर क्राइटेरिया की बात करें क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रोटेक्टेड किया जाता है और मिनिमल डिस्टर्बेंस एरिया है जो कि कोर एरिया है। ठीक है, कोर एरिया में सबसे कम ये जो है ज्यादा प्रोटेक्टेड है और मिनिमल डिस्टर्बेंस एरिया है। अगर हम कोर एरिया की बात कीजिए, देखिए सबसे पहले अगर 3 जोन होते हैं इसमें, सबसे पहला जोन है आपका कोर एरिया, दूसरा है बफर एरिया और तीसरा है ट्रांजिशनल एरिया। अब कोर एरिया जो है सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पे जो इंसान होते हैं वहाँ पे रिसर्च वगैरह इन सब को भी करने की अनुमति नहीं होती है, यानी कि ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है। उसके बाद सेकंड आता है आपका बफर जोन, जिसमें आप जो फोटोग्राफी वगैरह हो गया या फिर रिसर्च वगैरह हो गया या टूरिस्ट प्लेस के लिए आप इसको अलाउ कर सकते हो। जो थर्ड होती है ट्रांजिशन एरिया, जिसमें लोगों की सेटलमेंट की जाती है, यानी कि बसाया जाता है और वो वहाँ पे वो खेती वगैरह ये जो है कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उनको कुछ चीजें चाहिए होती है तो उस एरिया से भी आप इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया क्यों बनाया गया, ताकि प्रिजर्वेशन कर सके। जो ट्राइबल लोग हैं उनके ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने की बात करता है और एक इन्वायरमेंट में हार्मोनियस लाने की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो लोकल कम्युनिटी जो है ज्यादा अमाउंट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, ये टोटल हमारे कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अलग अलग एरिया में, नॉर्थ में फैले हुए, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, आपके सेंट्रल में, वेस्ट में, ईस्ट में और साउथ में। ठीक है, अलग अलग जगह पे ये फैले हुए हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो 2 ही है हमारे, कोल्ड रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी जो आपके उत्तराखंड में। अगर वेस्ट की बात करें, एक है जिसमें रन ऑफ कच्छ, और अगर सेंट्रल की बात करें तो पंचमरी, पन्ना, अचनाकमर और अमरकंटक। ठीक है, ईस्ट की बात करें तो सिमलीपाल और सुंदरवन। नॉर्थ ईस्ट की बात करें कांचनजुंगा, मानस, दिब्रू सिकुआ, दिहांग दिबांग और आपका नोकरेक। अगर साउथ में बात करें शेषाचलम, आपके नीलगिरी, अगस्तमलाई और गल्फ ऑफ मन्नार, और एक ग्रेट निकोबार जो कि आपका निकोबार आइलैंड में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डेडलाइन टू अप्लाई ऑफ हायर पेंशन प्रोविडेंट फंड पेंशन एक्सटेंडिंग जुलाई 11 तक प्रोविडेंट फंड के पेंशन को एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या बताया गया है, जो एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, दोनों ही क्या कर सकते हैं, इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया। हमें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, हमें ईपीएफओ के बारे में जानने की जरूरत है। ईपीएफओ क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किसके अंडर में काम करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अंदर काम करती है। जब ये एक्ट के अंदर काम करती है तो ऑटोमेटिकली ये कौन सी बॉडी हुई? स्टैट्यूटरी बॉडी हुई। ठीक है, इसमें 3 पार्टाइट बोर्ड होते हैं, जिसमें सबसे पहला है गवर्नमेंट, दूसरा है एम्प्लॉयर, ठीक है, तीसरा है एम्प्लॉइज। ठीक है, ये तीनों जो है इसके अंदर होते हैं और ये तीनों ही ईपीएफओ के अंदर ही कवर होते हैं। ठीक है, और इस बोर्ड को जो असिस्ट करता है वो कौन करता है? बाय ईपीएफओ द्वारा असिस्ट किया जाता है। बोर्ड इज असिस्टेड बाय ईपीएफओ। ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड के थ्रू ईपीएफओ जो है ऑपरेट करती है 3 स्कीम को। कौन कौन सी 3 स्कीम? प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम 1995 और एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस 1976। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 4 धाम यात्रा। देखिए क्या है 4 धाम यात्रा में, इसमें एक्चुअली में हमें क्या बताया गया है, जो 4 धाम यात्रा के लिए अप्रैल से लोग गए हैं उसमें कम से कम 72 डेथ हो चुकी है, जिसमें केदारनाथ 28, यमुनोत्री 72 डेथ जो है केदारनाथ में हुई है,
ठीक है। टोटल 149 डेथ हुई है, 28 जो है यमुनोत्री में, 27 बद्रीनाथ में और 16 आपके गंगोत्री में, ठीक है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है वो कह रहे हैं जो ये डेथ हुई है ज्यादातर आपके हार्ट अटैक की वजह से आई है, ठीक है। और जो आपका ये पिलग्रिम सीजन है वो कब तक चलने वाला है, नवंबर के 3rd वीक तक ये चलने वाला है, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें जानने की वाली बात क्या है, जानने वाली बात सिर्फ इतना ही है कि इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक जो है वो कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा से ज्यादा आती है। अगर देखा जाए तो 7500 करोड़ जो है वो कहीं ना कहीं एस्टिमेट किया जाता है चार धाम यात्रा से। ये जो है स्टेट की इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा हायर कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। अगर 2013 की फ्लड की बात करें, उसके बाद जो डिस्ट्रॉय हुआ था जो केदारनाथ टेम्पल में, उसके बाद 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया गया ताकि इसको रीडेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता है, जिसके कारण से यहाँ की इनकम सोर्स ही यही है। इनकम सोर्स जो है लोगों की वो ये है, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर में हो चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो, ठीक है। और इसको डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट वर्क भी मिलता है और इनडायरेक्ट वर्क भी मिलता है। डायरेक्ट वर्क किसे कहते हैं, डायरेक्ट वर्क उसे कहते हैं जैसे आप मंदिर के किसी ट्रस्ट में कोई जुड़े हुए हो या कुछ चीज के लिए आप मंदिर में काम कर रहे हो तो वो डायरेक्ट आपको सैलरी दे रहे, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट। अगर इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट उसे कहते हैं अगर मान लीजिए आप वहां पे रिक्शा चला रहे हो, ठीक है, तो या कोई भी बंदा जो रिक्शा चला रहा है वहां पे, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोगों को ले जाने का काम कर रहा है। जैसे आपके ट्रैवलर ऑपरेटर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, ये सब इनडायरेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। होटल वगैरह हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, ये सब इनडायरेक्ट वगैरह में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी इनकम जो होती है बढ़ती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें चारधाम प्रोजेक्ट क्या है, चारधाम परियोजना किया गया है जिसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा किसको, इनके कनेक्टिविटी को, किसके, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की जो कनेक्टिविटी है उनको इंक्रीज किया जाएगा, जिससे कि वो सेफ हो सके, फास्टर हो सके और बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो सके। जिसमें कि 900 किलोमीटर के जो हाईवे कनेक्शन है उसको वाइडन करने की बात की गई है पिलग्रिम साइट के, और तानकपुर पिथौरगढ़ जो नेशनल हाईवे 125 है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात की गई है, जो किसका पार्ट है, मानसरोवर यात्रा की रूट के पार्ट है, ठीक है। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाए, देखिए यहाँ पे अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की जो है इस तरफ जो बॉर्डरिंग है वो है चाइना, ठीक है। और चाइना को टैकल करने के लिए अगर मान लीजिए कल कहीं अटैक हो जाता है चाइना की तरफ से, तो यहाँ पे देहरादून और आपका मेरठ, यहाँ दोनों से हमारी आर्टिलरी जो है आराम से पहुंच सके, जिसके कारण से ये जो है इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। अगर बात की जाए इम्प्लीमेंटेड एजेंसी कौन सी है, उत्तराखंड स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। उत्तराखंड की जो पीडब्ल्यूडी है वो ब्रो यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसको बनाने का काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएचआरसी, देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, एनएचआरसी ने सेंड किया नोटिस महाराष्ट्र ओवर टॉर्चरस 11 वर्कर। क्या हुआ है ना, महाराष्ट्र की जो आपकी ओस्मानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्या है, एनएचआरसी ने के कहने पे जो 11 लेबरर को रेस्क्यू किया गया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो उनके कॉन्ट्रैक्टर है वो उन पर जुल्म करते थे, उनको 12 आवर्स तक काम करवाते थे और उनको एक टाइम ही सिर्फ खाना देते थे, ठीक है। द वर्कर हैव बीन चेन फोर्स टू वर्क 12 आवर अ डे विथ एनी वेजेस, कोई भी वेजेस दे देते, डिगिंग वेल accused, then they have food just once a day where forced relieve themselves in। देखिए किस तरह से यहाँ पे किया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं रेस्क्यू किया, ठीक है। और ये चीज क्या बता रहा है, जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है अबोलिश एक्ट 1976 का, इसको कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है, इसके बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं एनएचआरसी है क्या। एनएचआरसी एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो अक्टूबर 12, 1993 में एग्जिस्ट में आया, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 को, और बाद में फिर 2006 को क्या करता है, प्रोविजन देता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। चेंज किया गया कब, 2006 में, ठीक है। ये एक वॉचडॉग है ह्यूमन राइट्स की, यानी कि ह्यूमन राइट्स के जो अगर कोई वायलेशन होता है तो उसको कहीं ना कहीं देखता है और इनको किससे, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी इनको कहीं देने का प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर एनएचआरसी की बात करें तो क्या है, ये मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें चेयरमैन होते हैं और 7 दूसरे अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 मेंबर हो गए, 3 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट इनको इनके चेयरमैन को अपॉइंट करता है और मेंबर को भी अपॉइंट करता है, किसके रिकमेंडेशन पे, हाई पावर कम्युनिटी होती है जिसको हेड कौन कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर।
चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ एनएचआरसी जो है अपॉइंटेड होते हैं कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, या तो एज 70 ईयर हो या उससे 5 साल हो, जो भी पहले हो उसके लिए। अगर इनको रिमूव किया जा सकता है सिर्फ एक ही चार्ज पे, अगर इन्होंने कहीं ना कहीं मिसबिहेवियर किया, इनकैपेसिटी, ठीक है, तो इनको, और उसके बाद इंक्वायरी होगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बाद इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है 100 स्ट्रैंडेड फ्लैश फ्लड लैंडस्केप डिसरप्ट हिमालय हाईवे। क्या हुआ है? देखिए, जो कम से कम 100 लोग यहाँ पे क्या हुए हैं? फंसे हुए हैं। किस वजह से? फ्लैश फ्लड के आने की वजह से। क्या हुआ है? फंसे हुए कहाँ पे? हिमालय में हाईवे पे। क्या हुआ? जो फ्लैश फ्लड होता है वो, सबसे पहले फ्लैश फ्लड के बारे में जान लेते हैं। ये हाईली लोकलाइज इवेंट होता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, मतलब छोटी ड्यूरेशन के लिए आता है। ठीक है, और छोटी ड्यूरेशन के कारण से ये क्या कर देता है? पानी जमा कर देता है। ठीक है, ये शॉर्ट आवर कितने? 6 आवर के लिए भी अगर आता है तो कहीं ना कहीं रेनफॉल होता है, और जिसके कारण से फ्लड उस एरिया में आ जाता है, और उसके वजह से जो नालियां वगैरह होती है, ड्रेनेज वगैरह होती है, वो कहीं ना कहीं चौकड हो जाती है, जाम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण से जो फ्लो, वाटर का फ्लो है वो नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, जिससे कि लैंडस्लाइड वगैरह भी इससे हो सकती है। ठीक है, तो फ्लैश फ्लड जो है डिफरेंट कैरेक्टर के होते हैं। रिवर फ्लड होते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट टाइम स्केल के लिए होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव करते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग करते हैं हमारे ट्रेडिशनल फ्लड फोरकास्टिंग अप्रोच को। अगर बात की जाए अर्बन में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सरफेस है वो क्या है? हार्ड सरफेस है, जिसके कारण से चौक जो है बहुत जल्दी हो जाता है। अगर पन्नी वगैरह भी फंस जाएगी तो भी हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, और लैंडस्लाइड की वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पे पत्थर जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको निकालने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जिसके वजह से लोग क्या होते हैं? स्ट्रैंड हो जाते हैं, नहीं फंस जाते हैं इस एरिया में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट रिजेक्ट पिल माइनर टू अबॉर्ट प्रेगनेंसी। क्या हुआ? औरंगाबाद की जो बेंच है बॉम्बे हाईकोर्ट की, उसने एक रिसेंटली जजमेंट दिया, जिसमें रिजेक्ट कर दिया एक पिटीशन है जो 15 साल की लड़की है, जिसके साथ लड़की मतलब रेप सर्वाइवर है, जिसने अबॉर्ट की है, अबॉर्ट करने की बात की है कि 28 की प्रेगनेंसी होगी, उसको अबॉर्ट करने की बात की है, लेकिन उसको क्या किया है, जो कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसकी जो पिटीशन फाइल है उसकी मदर ने किया था। ठीक है, जिससे मांग रही थी कि वो क्या, कि वो अपने जो डॉटर की जो फोटस है उसको अवॉइड करना चाहती है, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने एग्जामिन के बाद गर्ल्स को अगर बताया कि अगर टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, तो वो कहीं ना कहीं इस स्टेज पे तो बेबी को जो है जिंदा ही बचाया जा सकता है। ठीक है, जो कि न्यूनेटल केयर यूनिट से होगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होगी, क्योंकि वो बच्चा अगर जिंदा है तो इसका मतलब क्या है? आप उसको जान नहीं ले सकते। ठीक है, अगर मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट जो 1971 में था उसमें और 2021 में जो नई चेंजेस आई है उसमें क्या फर्क है उसको देख लेते हैं। इंडिकेटर ओनली किस पे अप्लाइड होती थी? मैरिड पे। ठीक है, 1971 पे। और अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है उस केस में। ठीक है, अगर बात की जाए अब जो है वो अनमेरिड में भी, वुमेन्स में भी इसको कवर कर दिया गया है। जेस्टेशन पीरियड जो है 20 वीक रखा गया है। ठीक है, ऑल इंडिकेटर पहले रखा गया था, अब जो है 24 वीक कर दिया गया है रेप सर्वाइवल के लिए, बियॉन्ड 24 वीक फॉर सब्सटेंशियल फिटल अबनॉर्मलिटीज। ठीक है, अगर बात की जाए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक जो है आपको टिल 12 वीक, और 2 के लिए आपको 20 जो एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए 20 वीक के लिए आपको एक की जरूरत पड़ेगी, जबकि 20 से 24 के लिए आपको 2 मेडिकल बोर्ड की जो प्रैक्टिशनर है उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर बेंच की बात की जाए, ब्रीच ऑफ दी वुमेन्स कॉन्फिडेंसली, अगर वुमेन्स की कॉन्फिडेंसली को ब्रीच किया जाता है तो इसमें 1000 की फाइन है, लेकिन अब जो है उसको बढ़ा के इम्प्रिजमेंट और 1 साल की सजा भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है S&P रिटेन फाइनेंशियल ईयर 24 इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्टेड 6%। इंडिया की जो ग्रोथ बता रही रेटिंग फॉर्म्स जो होती है, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को बताया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक है एशिया पैसिफिक में, जिसकी रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5% है इस फिजिकल ईयर में, और 6.7 होगी। एंड आरबीआई एक्सपेक्टेड टू कट इंटरेस्ट रेट अर्ली नेक्स्ट ईयर, अगले साल से कहीं आरबीआई जो है उसको कट करने की कोशिश करेगी। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले अगर ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं हर एस्पेक्ट में होगी। ठीक है, जब हर एस्पेक्ट में ग्रोथ होगी तो इंडिया की जो है जीडीपी में ग्रोथ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीजें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसमें जानने की जरूरत है जो आपकी रेटिंग फॉर्म्स होती है इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है कुछ।
ठीक है, ये क्या करती है, कंपनी है जो असाइन करती है क्रेडिट रेटिंग को, जिसमें डिबेटर जो है एबिलिटी टू पे बैक डेप्ट, मेकिंग टाइमली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट एंड लाइकलीहुड डिफॉल्ट। देखिए क्या होता है, जब कोई डिबेटर होता है या फिर बैंक किसी को क्रेडिट देती है, डेबिट क्रेडिट देती है, तो वो क्या करता है, वो अगर सही टाइम पे दे रहा है पैसा, तो कहीं ना कहीं बैंक के पास पैसा आ रहा है, जिसके कारण से वो बंदा क्या है, डिफॉल्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जिसका बैंक का स्टेटमेंट अच्छा रहता है, कि जहाँ पे डिफॉल्टरों की संख्या कम होती है, उसकी क्रेडिट जो होती है अच्छी होती है, जिसके कारण से लोग क्या होते हैं, उस जगह पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। ठीक है, 6 क्रेडिट एजेंसी है जो कि रजिस्टर किसके अंदर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो रजिस्टर आरबीआई के अंडर होता है, नहीं, एक्चुअली में वो सेबी के अंदर में होता है। और कितने हैं, CIR, SIL, ICRA, केयर, SMER, फिनटेक इंडिया, ब्रिकवर्क रेटिंग। ठीक है, CRA जो है सेटअप है प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एविडेंस के कारण से, मतलब जो उनको एविडेंस मिलता है उससे, और रिसर्च बेस्ड ओपिनियन से, एबिलिटी से, विलिंगली टू इशू मीट डेप्ट सर्विस ऑब्लिगेशन, क्विंटेसेंशियली अटेस्ट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट टू स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये बताता है कि जो इंडिपेंडेंट एविडेंस है या रिसर्च है, उनके थ्रू में इसको पता लगाता है और उसके बाद इसको इशू कराता है। ठीक है, अगर बात करें क्रेडिट वर्दीनेस की, इंस्ट्रूमेंट की कंप्राइज करता है दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट। क्वालिटेटिव क्या होता है, जो आप क्वालिटी से असेसमेंट करते हैं कि बैंक की क्वालिटी कैसे है, यहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, यहाँ की जो वर्कर है वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वालिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव, यहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। जो कितनी प्रोडक्शन दे रही है, ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव है। ठीक है, जिसके कारण से इनको क्या है, मैथमेटिक कैलकुलेशन करके इनको क्रेडिट रेटिंग जो है वो दी जाती है। ओके, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।